अगर एक माता पिता अपने बच्चों को सबसे सुरक्षित जगह समझकर डे केयर में छोड़ दे और वही उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाए, तो जिम्मेदार कौन है? क्या भारत में डे केयर सेंटरों के लिए कोई कानून है? क्या सीसीटीवी अनिवार्य है? क्या हर कंपनी को क्रेच बनाना जरूरी है? और आखिर में बेंगलुरु की घटना ने पूरे देश को क्यों झकझोर दिया? आइए जानते हैं नेशनल क्रेच गाइडलाइन 2024 की पूरी कहानी। आज का विषय जीएस पेपर 2, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास और कमजोर व वीकर सेक्शन, और चाइल्ड वेलफेयर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सोशल जस्टिस, इन सब से रिलेटेड है। तो जीएस पेपर 2 है। सोर्स हमारा द हिंदू है। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रेच गाइडलाइंस, लेबर लॉ, चाइल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड क्या है। बच्चे देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेंगलुरु की ब्रुकफील्ड स्थित एक डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना का एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। इस घटना ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, क्या भारत के डे केयर वास्तव में सुरक्षित है? सरकार ने मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना स्कीम शुरू की, लेकिन केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही। ठीक है। वर्किंग वुमेन एम्पावरमेंट बिगिंस विथ सेफ चाइल्ड केयर। तो क्रेच केवल बच्चों को रखने की जगह नहीं है, यह कामकाजी माता पिता के लिए भरोसे का केंद्र है। भारत में 6 महीने से अधिक आयु के बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था जो है की गई है। ठीक है, जहाँ पे क्रेच की, अगर ये क्रेच है, सुरक्षित, सुरक्षात्मक और पोषण युक्त जो है वातावरण प्रदान करना है। 6 महीने या उससे अधिक आयु के बच्चों को देखभाल के हेतु जो है प्रदान करता है। क्रेच की व्यवस्था की जाती है। पालना स्कीम का लक्ष्य पूरे देश में 17,000 आंगनबाड़ी क्रेच, ठीक है, आंगनबाड़ी कम क्रेच स्थापित करना है। और राष्ट्रीय दिशा निर्देश के अनुसार महिला केयर गिवर्स को प्राथमिकता दी जाती है और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले जो प्रतिष्ठान है उसमें क्रेच की सुविधा जो है वो क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है। तो 50 से अधिक जहाँ श्रमिक काम करते हैं, तो वर्किंग वुमेन है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्रेच की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है। और 24 गाइडलाइन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सुरक्षा जो है नियमों से नहीं बल्कि उनके पालन से आती है। तो सुरक्षा नियम से नहीं, उसके पालन करने से आती है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 2024 में 24 के जो नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उसमें पहली बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए, और क्रेच जो है ग्राउंड फ्लोर पर हो, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो, मेडिकल फिटनेस हो। ठीक है। और जिसमें वेंटिलेशन, सुरक्षित खिड़कियां, बच्चे अनुकूल शौचालय, निरंतर पानी आपूर्ति हो, और देखभाल कर्ताओं के पास जो है पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र और चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रशिक्षित बाल देखभाल और नर्सिंग पेशेवर को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। हर कमरे में जो है सीसीटीवी हो, तो सीसीटीवी की व्यवस्था जो है होनी चाहिए, ताकि जो है माता पिता को उनके बच्चे निरंतर निगरानी और रिमोट एक्सेस प्रदान होनी चाहिए। ठीक है। प्रशासनिक, अगर हम बात करते हैं समिति की, तो प्रशासकों और माता पिता के प्रतिनिधि को मिलकर एक समिति गठन होना चाहिए और नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण निगरानी हो। तो पेरेंट्स को लाइव सीसीटीवी एक्सेस मिले, यानी सुरक्षा केवल रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं बल्कि वास्तविक निगरानी तक होनी चाहिए। ठीक है। तो सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था करनी है। तो लेबर राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स एक दूसरे के पूरक है। तो भारत के लेबर लॉ केवल कर्मचारियों की बात नहीं करते बल्कि उनके बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो है संहिता है, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है। ठीक है। तो इसके तहत 50 से अधिक जो है या उससे अधिक जो कर्मचारी वाले जो प्रतिष्ठान है उसमें क्रेच की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करानी है।
सुविधा वो देनी होगी उनको। और जो कामकाजी जो है माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराने और देखभाल के लिए प्रतिदिन 4 बार क्रैच जाने का हकदार रखती है। सवैतनिक कार्य पर समय की अगर बात करते हैं तो इस दौरान आने जाने का समय भी पेड वर्किंग आवर्स माना जाएगा। तो पेड वर्किंग मतलब सवैतनिक कार्य समय में का हिस्सा ये माना जाएगा, ठीक है। यानी वेतन कटौती जो है नहीं की जा सकती है। अब इसमें जो है चुनौतियां हैं, तो वीक इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रॉन्गर देन वीक लॉज। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि समस्या कानून की कमी नहीं बल्कि उसके पालन की है। तो कई राज्यों ने, अब देखें राज्य स्तरीय गोद लेने की कमी, तो कई राज्यों ने अभी तक केंद्रीय गाइडलाइंस को कानूनी रूप से रूप नहीं दिया है। हजारों संस्थान क्रेच बनाने से बचते हैं और ये सब तो हैं ही। म्यूनसिपल जो है कानून में बदला जाए ताकि देश में जो है कानूनी विसंगतियां जो है पैदा होती हैं, जिसे देश में कानूनी विसंगतियां पैदा, यानी देखिए क्या है कि 24 का केंद्रीय प्रोटोकॉल सुझावात्मक है, सजेस्टिव है। केवल कुछ ही राज्यों ने इसे सख्त जो है म्यूनसिपल कानून में बदला है, जिससे देश में कानूनी विसंगति पैदा होती है। कॉर्पोरेट गैर अनुपालन की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार संगठन रिपोर्ट हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान लागत बचने कमजोर प्रवर्तन पर फायदा उठाते हैं और भौतिक जो क्रैच है संपत्ति स्थापित नहीं करते हैं। तो देखिए यही है कि हजारों संस्थान क्रैच बनाने से बचते हैं। आउटसोर्सिंग के कारण बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कमजोर रहता है और आप बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग हो गया, कड़े सत्यापन, निजी ठेकेदार के माध्यम से स्टाफ जो है आउटसोर्सिंग है, अप्रशिक्षित है, हिंसक स्टाफ भी भर्ती, ये सब जोखिम बढ़ाता है, ठीक है। सरप्राइजिंग इंस्पेक्शन लगभग 9 के बराबर है। तो औचक निरीक्षण का अभाव जो है वो पूरी तरह है ही। और तो सरकारी विभाग निजी डे केयर सेंटर में ये जो है सरप्राइज ऑडिट्स 9 के बराबर, पूरी व्यवस्था कामकाजी अनुपालन पर निर्भर है। तो और यही जो रेगुलेटरी गैप है वो सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बनाता है। तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट्स ट्रस्ट। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल नई परियोजनाएं पर्याप्त नहीं है, जरूरत है नेशनल गाइडलाइन को कानूनी रूप देने की और मैंडेटरी जो लाइव सीसीटीवी है उसका मॉनिटरिंग किया जा सके। तो ये सब चीजें हैं जिसमें जो सख्ती कानून रूप से बाध्यकारी नियम में बदलना चाहिए, जो है अनिवार्य जो है सुरक्षित लाइव सीसीटीवी हो, व्यावसायिक लाइसेंस के लिए शर्त अनिवार्य की जाए, सभी जो है कॉर्पोरेट डे केयर माता पिता मोबाइल फोन वास्तविक समय की सीसीटीवी लिंक प्रदान करें, त्रैमासिक जो है संयुक्त औचक ऑडिट भी हो, स्थानीय पुलिस, बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग के संयुक्त टीमें ये सब गठित की जाए, भोजन सुरक्षा, स्वच्छता, देखभाल के व्यवहार की औचक जो है जांच की जाए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो है क्वार्टरली जो है सरप्राइज ऑडिटिंग हो, पुलिस हो, लेबर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये सब जो है संयुक्त निरीक्षण करे। अब ये सब जब होगा तभी जो है पेरेंट्स जो माता पिता है उनका विश्वास जो है वापस आएगा, यह विश्वास बनेगा इन सब क्रेच सुविधाओं पे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कैन प्रोटेक्ट चाइल्डहुड व्हेन गवर्नेंस सपोर्ट इट। भविष्य की दिशा में डिजिटल गवर्नेंस हो सकती है, सर्टिफाइड केयर गिवर्स ऑफ नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाए। तो यहाँ प्रमाणित देखभाल की केंद्रीय रजिस्ट्री जो है डेटाबेस स्थापित किया जाए और प्रमाणित बाल देखभाल पेशेवरों को ट्रैक किया जाए। नैतिक उल्लंघन या दुर्व्यवहार के लिए बर्खास्त किए गए किसी भी कर्मचारी को अस्थायी रूप से ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। छोटे व्यवसायों के लिए क्लस्टर क्रैच हब, शेयर्ड हब, यानी लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमों, एमएसएमई या शहरी बिजनेस पार्कों के समूहों को अपनी पूंजी मिलाकर एक साझा गुणवत्तापूर्ण क्रैच हब जो है स्थापित करने की अनुमति दी जाए ताकि नगर निगम आंशिक अनुदान मिले। तो देखिए दुर्व्यवहार करने वालों को जो है परमानेंट हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। सर्टिफाइड केयर गिवर्स नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाए। एमएसएमई के लिए एक शेयर्ड क्रैच मॉडल विकसित किया जाए जिससे छोटे उद्योग भी गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर उपलब्ध करा सके। पावरफुल एंडिंग कोट अगर हम बात करते हैं, वहीं पे अगर हम निष्कर्ष की बात अगर करें तो यहाँ बोल सकते हैं कि 24 का राष्ट्रीय प्रोटोकॉल महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है और जमीनी स्तर पर कमजोर ट्रैकिंग, कॉर्पोरेट टाल मटोल जो है इनको प्रभाव को कम करते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक जो है
नॉन निगोशिएबल कानून बनाकर माता पिता के लिए रियल टाइम सीसीटीवी ये सब खोलकर हमें अब क्रैच जो है बच्चों के लिए वास्तव सुरक्षित बना सकते हैं। तो लास्ट में एमसीक्यू एक क्वेश्चन भी है, आप इसको करेंगे। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि एक सुरक्षित क्रैच जो है केवल सुविधा नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। और बेंगलुरु की घटना हमें याद दिलाती है कि चाइल्ड सेफ्टी किसी नीति का विकल्प नहीं बल्कि उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि भारत को वुमेन लेड डेवलपमेंट और हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हासिल करना है तो सुरक्षित और जवाबदेही चाइल्ड केयर व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी जो है एलएफआर बढ़ाने के लिए सुरक्षित मानकीकृत प्रारंभिक बाल देखभाल का ढांचा जो है अनिवार्य है। हालिया सुरक्षा जो है चिंताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल 2024 के महत्व और उनके प्रभावी प्रवर्तन में आने वाले विनियामक चुनौतियों की विवेचना की जाए। तो देखिए एलएफआर तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है वुमेन के लिए अगर इसमें हमें बढ़ाना है तो एक तो क्रेच जो है क्रेच सुविधा जो है शिशु गृह पालना जो भी है ये सब की व्यवस्था होना चाहिए। अब इससे जो है होगा क्या कि वुमेन जो का पार्टिसिपेशन है वर्क कल्चर जो है इसमें क्या होगा वो बढ़ेगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, समाज में इनकी भागीदारी बढ़ेगी, हर सेक्टर में हर फील्ड में बढ़ सकती है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये करना है। और नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल 2024 की भूमिका तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां, तो ये इस पे जो है आप देखेंगे। तो अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूपीएससी साथियों के साथ भी शेयर करें इसे, और ऐसे ही पॉलिसी ओरिएंटेड करेंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट क्रिएट्स अवेयरनेस। तो मिलते हैं एक अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।